फॉल्स केसेस की वजह से लोग कैसे फंस रहे हैं। लगभग प्रतिवर्ष 2 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं झूठी केस के कारण, झूठी शिकायत के कारण, झूठी गवाही के कारण, तारीख पे तारीख के कारण 2 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। कि जो नियम कानून कॉमन होते हैं ना सबके लिए, उनका दुरुपयोग कम होता है। जो नियम कानून पर्टिकुलर किसी के लिए होते हैं उनका दुरुपयोग हो जाता है। मैंने एक बिल बनाया है, उस बिल का नाम है सतयुग बिल, और मैंने अपनी इस वाली पीआईएल के साथ उसको अटैच भी किया हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में है इस समय बिल। मैं ऐसे 10 नोटिफिकेशन बना सकता हूं जिनको अगर हम लागू कर दें तो जितना ये टूटा हुआ है, फिर से गड़बड़ हुआ है ना, ये अपने आप सब ठीक हो जाएगा। बार बार मनुस्मृति के पन्ने फाड़े जाते हैं, जबकि मनुस्मृति इस पृथ्वी का सबसे पहला कोडिफाइड लॉ है। जिन 10 देशों की नकल करके हमने संविधान बनाया हुआ है, उन 10 देशों ने मनुस्मृति को पढ़ के अपना संविधान बनाया हुआ है। मैं इस पे किसी से पब्लिक डिबेट करने के लिए तैयार हूं। प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवार का पर डे कन्वर्ट होते हैं। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो पर डे 10,000 हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं। एक पर डे 10,000 का मतलब साल में लगभग 40 लाख हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं। 40 लाख हिंदू कन्वर्ट हो जाते हैं। किसी हिंदू ने कन्वर्ट होने वाले हिंदू का गला काटा, भैया तू कहे हिंदू धर्म छोड़ के जा रहा है, किसी ने काटा? लोगों को आज बहुत अच्छी चीजें दिख रही हैं, लेकिन मुझे तो 25 साल के बाद बहुत गलत चीजें दिख रही हैं। मैं चाहता हूं कि जो मुझे दिख रहा है वो न हो। मैं चाहता हूं जो मुझे दिख रहा है उसका वो दिन ना आए। मैं चाहता हूं कि जो मैं सोच रहा हूं वो गलत हो जाए। मैं अपनी सोच को गलत साबित करना चाहता हूं, लेकिन वो सोच मैं गलत कर नहीं पा रहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और इस देश में इस वक्त ऐसे कई मुद्दे चल रहे हैं जिन पर चर्चा होनी लाजमी है। मसलन सबसे पहले चर्चा करेंगे जो लोग झूठी एफआईआर करवाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, झूठी गवाही देते हैं, उन सबका क्या। हमारे देश में ऐसे कई सारे मामले फंसे हुए हैं जो झूठी गवाहों की वजह से या झूठी गवाही की वजह से आप कह सकते हैं कुछ लोग जिनकी गलती नहीं थी वो फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि साल दर साल बीतते चले जाते हैं, 20-20, 25-25 साल मुकदमा चलता है और एट द एंड समझ में आता है कि वो शख्स तो बेगुनाह था। तो फिर उसकी जिंदगी के ये जो 20-25 साल गए उनका क्या। आज इस पर चर्चा करेंगे कि बार बार आप तो इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं, बाकायदा एक याचिका दाखिल की है, उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बाकायदा सवाल पूछा है कि भाई ये क्यों हो रहा है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे और इसके अलावा कई और सारे मुद्दे जैसे कि यूजीसी कास्ट सिस्टम, जिसकी वजह से तेलंगाना में एक बड़ा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा उस एक एक्स मुस्लिम पर भी होगी जिसने जब सच बताना लोगों को शुरू किया तो कैसे उसका गला रेतने की कोशिश की गई। शुरुआत फॉल्स केसेस से करूंगी। आपने पीआईएल दाखिल की थी जी, मुझे जरा उस बारे में बताइए। सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई हुई, फिर केंद्र सरकार को कैसे नोटिस जारी किया गया और बेसिकली फॉल्स केसेस की वजह से लोग कैसे फंस रहे हैं। आज की डेट में नम्रता जी लगभग प्रतिवर्ष 2 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं झूठी केस के कारण, झूठी शिकायत के कारण, झूठी गवाही के कारण, तारीख पे तारीख के कारण 2 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। हम एक अतुल सुभाष के बारे में हमने सुना है, लेकिन ऐसे 2 लाख लोग हैं जो हर साल आत्महत्या कर लेते हैं। हो क्या रहा है, झगड़ा होता है खेत का और मुकदमा दर्ज हो जाता है SC/ST का। झगड़ा होता है चक्रोट का, रास्ते का, और मुकदमा दर्ज हो जाता है छेड़छाड़ और बलात्कार का। पति पत्नी में झगड़ा होता है और मुकदमा लिखाया जाता है नंद नंदोई, जेठ जेठानी, सास ससुर सबके नाम। बरेली में एक टीचर ने 2 बच्चियों को मोबाइल देखने से रोक दिया। दोनों बच्चियों ने उसके टीचर के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करा दिया और 8 साल के बाद वो टीचर बरी हुआ है। विष्णु तिवारी, जमीन का झगड़ा चल रहा था और SC/ST एक्ट और बलात्कार का केस दर्ज करा दिया गया। 20 साल के बाद बरी हुआ। इस बीच उसके माता पिता खत्म हो चुके थे, पूरा परिवार बर्बाद हो चुका था। आज के डेट में विष्णु तिवारी बेचारा बाहर एक बेसहारा लाचार व्यक्ति बन के घूम रहा है। ठीक है, लोग फर्जी कागज बनवा के लोगों की जमीन हड़प लेते हैं। विद्या देवी जो मथुरा की रहने वाली हैं, उनके पिता ने 1975 में उनको जमीन दिया था और जमीन देने के बाद वो खत्म हो गए। जो उनके पिताजी 1975 में जमीन वसीयत करने के बाद मर गए, उनको झूठे कागज के आधार पे
1995 में जिंदा कर दिया गया। जो विद्या देवी 2025 में मरी हैं उनको 1995 में मार दिया गया और मारने के बाद उनकी 15 एकड़ जमीन ले ली गई। और विद्या, सबसे आश्चर्य की बात यह कि विद्या देवी 1995 से लेकर 2025 तक इस बात के लिए मुकदमा लड़ती रही कि मैं जिंदा हूं, और अपनी वो जिंदा होने का सबूत नहीं दे पाई। ये चल रहा है। दुनिया के कई देशों में झूठी शिकायत करना गंभीर अपराध है। दुनिया के कई देशों में झूठी एफआईआर लिखवाना अपराध है, झूठी जांच करना अपराध है, झूठी गवाही देना अपराध है, झूठा दस्तावेज देना अपराध है, झूठा एफिडेविट फाइल करना अपराध है। भारत में आज तक किसी झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट, झूठा एविडेंस देने वालों को सजा नहीं मिली, इसलिए मुकदमों की बाढ़ आई हुई है। 5 करोड़ मुकदमे जो चल रही हैं, सारे असली मुकदमे नहीं है। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को यही कहा। हमने कहा इसमें 50% मुकदमे फर्जी मुकदमे हैं जो गलत कागजों के आधार पर चल रहे हैं, गलत डॉक्यूमेंट के कारण चल रहे हैं। तो ये दलीलें मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिया, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है, 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। और मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह भी कहा कि वैसे हमारा कानून कमजोर है दुनिया से, लेकिन फिर भी झूठी शिकायत करना, झूठी गवाही देना अपराध है। दुर्भाग्यवश उसको यूज भी नहीं किया जा रहा, लोगों को पता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने पहली मांग ये किया है कि प्रत्येक थाने में, प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक कचहरी में, प्रत्येक यूनिवर्सिटी में, प्रत्येक कॉलेज में, नगर निगम के ऑफिस में, कलेक्टर के ऑफिस में, एसडीएम एडीएम के ऑफिस के जहां है उसके ठीक सामने एक 4x8 का बोर्ड लगाया जाए। उस बोर्ड पे बहुत साफ साफ लिखा रहे कि झूठी शिकायत करने पे 5 साल सजा होगी, झूठी गवाही देने पे 5 साल सजा होगी, झूठा एफिडेविट फाइल करने पे 7 साल सजा होगी। जो कम से कम जितना भी सजा है तो प्रावधान है, कम से कम वो लिखा जाए। दूसरा, हमने ये कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, जब भी कोई व्यक्ति शिकायत करे उससे एक अंडरटेकिंग ले लिया जाए। उदाहरण के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जब भी कोई व्यक्ति थाने जाता है तो क्या लिखता है, एक एप्लीकेशन लिखता है, सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय सो सेवा में ये करना है, इन्होंने हमको गाली दिया, इन्होंने हमें चोरी किया, हमारा लूट किया, झपटमारी किया, जो ठीक है। हमारा ये कहना है उसी एप्लीकेशन के बाद 3-4 लाइन और लिखवाया जाए। ये लिखवाया जाए कि मुझे ये पता है कि झूठ बोलना अपराध है, झूठी शिकायत करना अपराध है, झूठी एफआईआर दर्ज कराना अपराध है। मुझे ये भी पता है कि अगर मेरी बात, ये जो मैं लिख रहा हूं, ये अगर गलत हुई तो मैं 5 साल के लिए जेल जा सकता हूं। और फिर वहां उसे साइन करा लिया जाए। जैसे ये काम कराएंगे ना, वो थाने से भागेगा अगर उसकी शिकायत में दम नहीं होगा। जैसे ही गवाही देने के पहले जज साहब बोलेंगे, हाँ भाई तुम्हें पता है ना गवाही देने आए हो कि अगर तुम्हारी गवाही झूठी हुई तो तुम्हें 5 साल सजा होगी, वो गवाह वहीं कोर्ट से निकल के भाग जाएगा। जैसे ही एफिडेविट के पहले अगर अंडरटेकिंग लेना पड़ा कि जो मैं ये एफिडेविट फाइल कर रहा हूं, हलफनामा दाखिल कर रहा हूं, मुझे पता है कि अगर मेरा हलफनामा में लिखी हुई बात गलत हुई तो मुझे 5 साल सजा होगी, वो करेगा नहीं। दुनिया के कई देशों में हस्बैंड वाइफ के लिए झूठी गवाही नहीं करता। दुनिया के ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में भाई भाई के लिए झूठी गवाही नहीं करता, पिता पुत्र के लिए झूठी गवाही नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक तो जेल गया ही गया, दूसरा झूठी गवाही दे को भी जेल चला जाएगा। कहीं 5 साल सजा है, कहीं 7 साल सजा है, कहीं 10 साल सजा है। दुर्भाग्यवश हमारे यहां उतनी कठोर सजा नहीं है, लेकिन जो है भी वो भी नहीं हो रही है। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा, और मुझे बहुत खुशी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांग लिया है। मार्च के लास्ट वीक में फिर सुनवाई होगी, लेकिन ये बहुत जरूरी था। इतना दुरुपयोग हो रहा है कानूनों का, इतना दुरुपयोग हो रहा है कानूनों का। और जो मेरे अभी तक जो मेरी एनालिसिस है नम्रता, जिसमें मैंने ये देखा कि जो नियम कानून कॉमन होते हैं ना सबके लिए, उनका दुरुपयोग कम होता है। जो नियम कानून पर्टिकुलर किसी के लिए होते हैं उनका दुरुपयोग हो जाता है। exactly. जैसे जो जाति के आधार पर कानून बने हैं, या क्षेत्र के आधार पर कानून बने, या मजहब के आधार पर कानून बने, जेंडर के आधार पर, या जेंडर के आधार पर कानून बने, जो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कानून बने हैं, इनका दुरुपयोग ज्यादा होता है। तो मेरा यह भी मानना है कि जब भारत में संविधान है, संविधान का मतलब ही होता है समान विधान, तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई कानून नहीं होना चाहिए। अगर जाति से भावना अगर किसी की आहत हो रही तो सबकी भावना आहत होती। अगर आप फिर तो किसी को जाट कहो तो उसकी भावना भी उतनी आहत होगी। किसी को पंडित को पंडितवा कह दो, ब्राह्मण को ब्राह्मणवा कह लो, तो वो भी उसकी भावना आहत होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति को कास्ट के आधार पे कह दिया तो उसकी भावना आहत हो रही है। दूसरा आदमी कह रहा है, दूसरा आप प्राउड कह सकते हो, प्राउड दिस। हाँ, सामने वाले ने कह दिया तो बस डिमीनिंग है, डिमीनिंग है। तो मुझे लगता है ये अब बंद होना चाहिए। वास्तव में अगर हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, वास्तव में हम भारत में राम राज्य लाना चाहते हैं, वास्तव में हम भारत में सामाजिक समरसता स्थापित करना चाहते हैं, भारत में वास्तव में हम कश्मीर
से कन्याकुमारी को जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, जाति, भाषा, क्षेत्र, पंथ, लिंग के आधार पर जितने कानून इनको खत्म करना पड़ेगा। और दूसरा, भाई बहन हो न प्रीत, सामाजिक समरसता तब आएगी जब झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट, झूठा मार्कशीट, झूठा आधार, झूठा राशन कार्ड, झूठा हलफनामा, ये सब बनाना, बनवाना, शिकायत करना, करवाना, ये गंभीर अपराध होगा। माननीय चीफ जस्टिस साहब जब इस मैटर को सुन रहे थे तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात बोली हमें खुद ही पता है कि कई बार ऐसा होता है कि जिसके नाम पे शिकायत की जाती है उसे पता ही नहीं होता। ये माननीय चीफ सीजीआई साहब ने खुद ही बोला और ये फैक्ट है। कई बार ऐसा होता है कि दो लोगों में झगड़ा होता है, जो उसमें दबंग होता है, जिसके पास पैसा होता है ना, वो क्या करता है, एक किसी अपने जो घर में काम करने वाले हैं, वो अगर मान लीजिए किसी एक विशेष कास्ट के हैं, उनको पकड़ता है, बोले काम कर, तुझे 50,000 रुपए दे रहा हूं, बस इनके खिलाफ मुकदमा लिखवा दे। कितनी बार ऐसा होता है कि महिलाओं को 2 लाख रुपए देते हैं और छेड़छाड़ का, बलात्कार का मुकदमा लिखवा दिया जाता है। ऐसा हो रहा है, लेकिन वो इसलिए लिखवाए जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कुछ सजा तो होगी नहीं। तो ये जो मेरी PIL है, मुझे लगता है ये जिस दिन एक्सेप्ट हो जाएगी ना, भारत में बहुत लोगों को मानसिक शांति मिल जाएगी। मैं कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, ईमानदार लोग इस समय बोलने से डर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों का सपना साकार हो, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का सपना साकार हो, नेताजी सरदार पटेल का सपना साकार हो, भारत में वास्तव में राम राज्य आए, तो एक बात ध्यान रखिए, दुनिया के कई देशों में सतयुग चल रहा है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, मैंने एक बिल बनाया है, उस बिल का नाम है सतयुग बिल, और मैंने अपनी इस वाली PIL के साथ उसको अटैच भी किया हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में है इस समय बिल। उसका नाम हमने सतयुग बिल इसलिए रखा हुआ है क्योंकि दुनिया के कई देशों में सतयुग चल रहा है। यही नहीं है, जापान में सतयुग है, सिंगापुर में सतयुग है, इवन चीन में सतयुग चल रहा है, न्यूजीलैंड में सतयुग चल रहा है, डेनमार्क में सतयुग चल रहा है, और बाकी तो छोड़िए, अमेरिका में भी सतयुग चल रहा है। अमेरिका में एक आतंकवादी से पूछा गया था, भाई तूने रेकी किया? बोले हाँ जी रेकी किया। क्यों? क्योंकि पता था रेकी करने की सजा 5 साल है और झूठ बोलने की सजा 10 साल है। तो उसने बोला हाँ जी रेकी किया था। तो भारत में कलयुग इसलिए चल रहा है क्योंकि भारत का नियम कानून घटिया है। भारत में कलयुग इसलिए चल रहा है कि भारत का सिस्टम घटिया है। भारत में कलयुग इसलिए चल रहा है कि गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है। भारत में कलयुग इसलिए चल रहा है कि ना हमने पुलिस रिफॉर्म किया, ना जुडिशियल रिफॉर्म किया, ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया, ना इलेक्शन रिफॉर्म किया। भारत में इसलिए कलयुग चल रहा है, ना हमने सिटीजन चार्टर लागू किया, ना पुलिस चार्टर लागू किया, ना एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू किया, ना जुडिशियल चार्टर लागू किया। भारत में सतयुग इसलिए चल रहा है कि हमने झूठ बोलने वालों को दंडित नहीं किया, झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही करने वालों को दंडित नहीं किया। भारत में इसलिए कलयुग चल रहा है कि झूठ पकड़ने के लिए हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाया। हमने इन याचिकाओं में इन्हीं बातों का वर्णन किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट आज नहीं तो कल एक आदेश ऐसा पास करेंगे जिससे लोग सच बोलने से डरेंगे नहीं। आज की डेट में सच बोलने वाले डरते हैं, सच लिखने वाले डरते हैं, पत्रकार डरे हुए हैं, हर वर्ग के लोग जो सच बोलना चाहते हैं, सच लिखना चाहते हैं, वो डरे हुए हैं। तो लेकिन इससे 2 चीजें होंगी अगर ये एक्सेप्ट हो जाती है और इस पर कुछ फैसला आ जाता है। एक तो जो ये झूठे गवाह घूमते रहते हैं, इनका तो रोजगार, धंधा पानी सब बंद हो जाएगा। और दूसरा, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि कास्ट में नहीं बंटना है, ये तो हम डे 1 से यही चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, संत समाज, जो इसको लेकर यात्राएं निकाल रहा है, लेकिन फिर यूजीसी आ जाता है। SC/ST एक्ट कम था कि यूजीसी आ गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि पहले सवर्ण सड़कों पर उतरा तो अब दूसरे वालों ने हंगामा कर रखा है। उनका हंगामा बल्कि ज्यादा भारी पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस को पीट रहे हैं, JNU का केस लेटेस्ट दांत से काट रहे हैं। ये स्थिति है तो फिर बट तो रहे हैं ना, एक कहां रह गए? मुख्यमंत्री तो कह रहे थे बटेंगे तो कटेंगे, उनकी बात को सार्थक होते अचानक से फिर ये फैसला आ गया। आप जाति के आधार पर कानून बना के लोगों को जोड़ नहीं सकते, फिर तो लोग जातियों में बटेंगे। आप भाषा के आधार पर कानून बनाओगे, लोग भाषा के आधार पर बटेंगे। आप क्षेत्र के आधार पर कानून बनाओगे, आप क्षेत्र के आधार पर बटेंगे। आप मजहब के आधार पर कानून बनाओगे, लोग मजहब के आधार पर बटेंगे। और दुर्भाग्यवश इस देश में जाति, भाषा, क्षेत्र, पंथ के आधार पर कानून बना हुआ है, इसलिए लोग एक नहीं हो रहे हैं। आज इस भारत में हिंदी बनाम मराठी चलता है, हिंदी बनाम कभी तमिल हो जाता है, कभी कुछ हिंदी बनाम असमी हो जाता है। क्यों चलता है? और सबसे बड़ी बात यह, बांटने वाले कौन है? बांटने वाले हैं भारत के नेता। क्यों बांट रहे हैं? सत्ता चाहिए। सत्ता क्यों चाहिए? क्योंकि राजनीति सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल धंधा है। इतना बड़ा फायदा कहीं और नहीं है। 5 करोड़ लगाओ, 5 साल में 50 करोड़ कमाओ। और 50 करोड़ तो मैं कम बता रहा हूं, मतलब 500 करोड़ भी कमा सकते हैं, 5000 करोड़ भी कमा सकते हैं। लोग कमा रहे हैं। पहले चुनाव के पहले तक, जब तक चुनाव नहीं जीते होते हैं, स्कूटर से घूम रहे होते हैं, बाइक से घूम रहे होते हैं। और चुनाव जीतते ही, पार्षद प्रधान बनते ही स्कॉर्पियो, बोलेरो, बुलेट आ जाती है।
चुनाव के पहले तक ऐसे घूमते रहते हैं इधर उधर, जैसे ही सांसद विधायक बने 5 साल के अंदर माला माल, फैक्ट्री भी बन गई, होटल भी बन गई, पेट्रोल पंप भी बन गई, स्विमिंग पूल भी बन गया, फार्म हाउस भी बन गया, गर्मी के लिए जो है शिमला में मकान बन गया, ठंडी के लिए गोवा में मकान बन गया, दिल्ली में तो एक बनेगा, गुड़गांव में तो एक बनेगा, सरकारी मिला हुआ है, सरकारी वाला तो है ही है। ये कड़वी सच्चाई है। चीन विश्व महाशक्ति कैसे बना, चीन विश्व गुरु कैसे बना, उसको आप सोचिए। हम 1947 में आजाद हुए, चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ 1949 में। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, चीन जापान का गुलाम था। चीन ने आजाद होते ही पहला काम क्या किया, 2 कानून बनाया, कठोर कानून बनाया। पहला भ्रष्टाचार नियंत्रण कानून, दूसरा जनसंख्या नियंत्रण कानून। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, हर साल 2-4 लोगों को फांसी देते हैं। उनका बहुत सीधा सा कहना है कि वामपंथ तभी आ सकते ठीक से काम करेगा जब भ्रष्टाचार नहीं होगा। दुर्भाग्य देखिए, भारत में वामपंथ की खूब बातें होती, वामपंथी रोज सुबह से लेकर शाम तक जेएनयू में यहां वहां नारा फारा लगाते रहते हैं आजादी का। कभी चीन जैसा कानून की मांग नहीं करते। समाजवाद तब आएगा जब समान शिक्षा लागू होगी, वामपंथ तब आएगा जब भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून बनेगा। हमारे यहाँ सिर्फ बातें होती, हमारे यहाँ बातें होती। सेकुलरिज्म तब आएगा। सेकुलरिज्म का मतलब क्या, जाति, भाषा, क्षेत्र, पंथ, मत, मजहब के आधार पर नियम कानून होना नहीं चाहिए। हम कहते हैं भारत सेकुलर देश है, और बाद में हमने इसमें सेकुलरिज्म जोड़ भी दिया, और वो क्या चल रहा है, जाति, भाषा, क्षेत्र, पंथ, मत, मजहब के आधार पर सब कुछ चल रहा है। मजहब के आधार पर नियम कानून चल रहा है, मजहब के आधार पर आयोग मंत्रालय चल रहा है, मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पर लोन वजीफा दिया जा रहा है, जाति के आधार पर लोन वजीफा दिया जा रहा है, जाति के आधार पर मकान दिया जा रहा है। तो जब बात हो रही है कि गरीबी खत्म करना है, और उस गरीबी खत्म करने की आड़ में मैं तो देख रहा हूं जाति, भाषा, क्षेत्र, पंथ, मत, मजहब बढ़ रहा है। गरीबी खत्म नहीं हो रही है। गरीबी कैसे, मैं आंकड़े आपको बताता हूं। जब भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी तो 4 करोड़ लोग गरीब थे। आज 145 करोड़ है और 83 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। तो गरीबी बढ़ रही है। पहले 10% गरीब, 40 करोड़ में से 4 करोड़, आज 145 करोड़ में 83 करोड़। ठीक है, इसका मतलब अब लगभग 60% हो चुके हैं। तो गरीबी तो बढ़ रही है। गरीबी रुक ही नहीं सकती भारत में। न भ्रष्टाचार कम हो रहा है, न गरीबी कम हो रही है। एक भी थाना, एक भी तहसील, एक भी जिला भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है। और वही हालत जनसंख्या विस्फोट की है। बात हो रही है कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, सबको जोड़ेंगे, और हम कानून बना रहे हैं, नियम कानून जातियों के आधार पे, भाषा के आधार पे। न संविधान इसकी इजाजत देता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको स्टे किया, बिल्कुल ठीक किया। हमारा कहना है एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो एक कानून बनाइए, सबको एक देश एक विधान लागू करिए। जो इसके पहले ओट जीवी नोट जीवी नेताओं ने जहर घोला है, कानून बनाया है, उन कानूनों को खत्म करने की जरूरत है। नया कानून बनाने की जरूरत नहीं, उनको खत्म करने की जरूरत है। दुर्भाग्यवश अब तो मामला सब जुड़ी से, इसलिए मैं क्या बोलूं उसके ऊपर। लेकिन मुझे जिस तरीके से पूरे देश में इसके ऊपर एक माहौल बना है, और ऐसा नहीं हर जाति हर पंथ के लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं। सबका यह कहना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो एक देश एक विधान होना चाहिए। ऐसा लग रहा था अश्विनी जी कि बीच में ये चीजें शुरू हो गई थी। जितने प्रयास आप कर रहे थे, हम बहुत सारे महाराजों को देख रहे हैं, संतों को देख रहे हैं, वो सब कर रहे थे। अचानक से यूजीसी आया, जो नई गाइडलाइन आई, और उसके बाद फिर सब लोग बट गए। तो वो जो मेहनत थी, स्वामी दीपांकर भिक्षा यात्रा निकाल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि सब एक हो जाए। उसके बाद तो मेरी मुलाकात हुई उनसे, मेरा सवाल यही था कि अब तक आपने जो भी किया डेंट पड़ गया। देखिए, इसमें मैं एक बात और बताऊं नम्रता जी, जब मैं पहले भी कई बार कहता हूं ना, कानून बहुत पावरफुल होता है। तो ये जो हुआ, ये उसका एक एग्जाम्पल है। 1 लाख लोगों ने पिछले 2-3 साल से पूरे देश भर में सभाएं किया, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, ठीक है, भिक्षा यात्रा, हम सब हिंदू एक हैं, जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हुई ना पूरे देश भर में। स्वामी दीपांकर, बागेश्वर धाम। बिल्कुल। मैंने 2025 में 130 जिलों में मैंने खुद ट्रेवल किया। 130 जिलों में। ऐसा कोई सैटरडे संडे था ही नहीं जिस दिन मैं दिल्ली में रहा हूं आपके यहां, इसलिए मैं आपके पॉडकास्ट में नहीं आ पा रहा था। और इस पूरे परिणाम का लाखों लोगों के करोड़ों घंटों की मेहनत को एक पन्ने के नोटिफिकेशन ने बर्बाद कर दिया। इसका उल्टा भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं, मैं ऐसे 10 नोटिफिकेशन बना सकता हूं जिनको अगर हम लागू कर दें तो जितना ये टूटा हुआ है, फिर से गड़बड़ हुआ है ना, ये अपने आप सब ठीक हो जाएगा। भाई, लोग चाहते हैं धर्मांतरण नियंत्रण कानून बने, वो बना दो, देखो सब जुड़ना शुरू हो जाएंगे। लोग चाहते हैं लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बने, वो बन जाए, देखो सब जुड़ना शुरू हो जाएंगे। लोग चाहते हैं भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून बने, देखो वो कानून बनाओ, देखो लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे।
लोग चाहते हैं भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, वो बन जाए, देखो सब जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे 10 कानून हैं जो मेरे दिमाग में है, जिसको मैं अभी आपको बता सकता हूं। आप नशे के खिलाफ कठोर कानून बनाइए, भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून बनाइए, घुसपैठ खिलाफ कठोर कानून बनाइए, धर्मांतरण खिलाफ कठोर कानून बनाइए, अश्लीलता खिलाफ कठोर कानून बनाइए, नग्नता खिलाफ कठोर कानून बनाइए, ओटीटी को रेगुलेट करिए। ये जो मोबाइल पूरी तरीके से मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, लोग मोबाइल के एडिक्ट हो के छत से छलांग लगा रहे हैं, 3 बहनों ने तो गाजियाबाद में छलांग लगा दिया। तो स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाइए। जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया ने कानून बनाया कि भाई 18 साल तक के बच्चे सोशल मीडिया नहीं देख पाएंगे, 16 साल तक के बच्चे। हाँ, ऑस्ट्रेलियन कानून बनाया कुछ ऐसा। तो ऐसे कम से कम 10 कानून बन सकते हैं जिससे देश में फिर वही माहौल हो सकता है। तो जो डेंट हुआ है उसको ठीक करने का तरीका वही है कि अगर कागज के जरिए डेंट हुआ है तो कागज बना के ठीक होगा। नियम कानून के कारण ये डेंट हुआ है पूरा जो सामाजिक समरसता, तो नियम कानून को बना के फिर से ठीक किया जा सकता है। नहीं, लेकिन जो लोग जाति में बटे हुए हैं वो कैसे लेकिन एक होंगे? चलिए मान लीजिए सरकार ने 10 नियम बना भी दिए, या जो आप बात कह रहे हैं या आपकी बात को मान भी ले, बहुत सारे मैं तो सोचती थी कि सिर्फ यूपी बिहार तक ही सीमित है। तेलंगाना में एक मामला आया, एक दलित परिवार अपने 2 महीने के बच्चे को लेकर मंदिर में चला गया, इतना पीटा गया उनको, इतना पीटा गया, वो बच्चा रहा नहीं है इस दुनिया में। ये कौन सा कास्ट सिस्टम है कि बच्चा नहीं दिख रहा है तो बुजुर्ग नहीं दिख रहा है, तो जहां जिसको मन चाह मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो अगर इतने अंदर तक किसी की जाति भरी हुई है तो वो कभी नहीं जाएगी। देखिए इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है एजुकेशन सिस्टम। ये देश का दुर्भाग्य है कि मुगल 1000 मदरसा खोल के गए थे, वो 3 लाख हो गया। अंग्रेज यहां 1 लाख मॉन्टेसरी मिशनरी स्कूल खोल के गए थे, वो भी लगभग 3.5 लाख तक पहुंच चुके हैं। हमारा जो गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी, वो जो कभी 7.5 लाख स्कूल हुआ करते थे गुरुकुल, अब वो 7,000 भी नहीं बचे। हमारे एजुकेशन, कास्ट सिस्टम हमारा है ही नहीं है, जाति व्यवस्था हमारी है ही नहीं। हमारे देश में जातक व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। हमारे देश में कर्म के आधार पर कह देते थे, जो हवन वगैरह कराते थे उनको अग्निहोत्री कह दिया, यज्ञ कराने वाले यज्ञ सेनी हो गए, ठीक है। जो नाई वाई का काम कर रहे थे नाई हो गए, कपड़ा धोने वाले धोबी हो गए, तेल निकालने वाले तेली हो गए, जो पांडित्य वाला काम कर रहे थे, शास्त्रार्थ काम कर रहे थे, वो ब्राह्मण हो गए। हमारे यहाँ तो हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं। एक भाई ब्राह्मण कहलाया, एक भाई क्षत्रिय कहलाया। भीष्म पितामह वेदव्यास को देख लीजिए, राजा दशरथ और विश्वामित्र को देख लीजिए, एक ही परिवार, एक ही खानदान, भाई भाई, एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय कहलाए। हमारे देश में तो हजारों एक से एग्जाम्पल हैं। एक भाई दलित कहलाया, एक भाई वैश्य कहलाया, एक भाई ब्राह्मण कहलाया, एक भाई क्षत्रिय कहलाया। आज की डेट में जो कास्ट सिस्टम चल रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा 1,500 साल पुराना है। उससे पहले कास्ट सिस्टम था ही नहीं। आप मुझे बताओ, अगर कास्ट सिस्टम होता तो महाभारत काल में पांडवों का नाम क्या होता? युधिष्ठिर सिंह, भीम सिंह, नकुल सिंह, अर्जुन सिंह, सहदेव सिंह, द्रौपदी सिंह, कुंती सिंह, माद्री सिंह, अभिमन्यु सिंह होना नहीं था। उसके पहले भी नहीं था। राम सिंह, लक्ष्मण सिंह, भरत सिंह, शत्रुघ्न सिंह तो नहीं हुआ, दशरथ सिंह तो नहीं हुआ। रावण का भी नाम भी फिर तो कुछ वशिष्ठ या वात्सायन, कुछ अपना शर्मा होना चाहिए था, द्विवेदी पांडे उपाध्याय होना चाहिए था। कुछ नहीं हुआ ना, त्यागी नहीं तो हुआ ना। तो ये कास्ट सिस्टम हमारा मुश्किल से 1,500 साल पुराना है। हमारी मूल व्यवस्था गोत्र व्यवस्था है। हमने और हमने आज तक इसके ऊपर प्राइमरी के स्कूल में या जूनियर हाई स्कूलों में एक चैप्टर तक नहीं डाला कि ये कास्ट सिस्टम हमारा नहीं है। हमारा मूल सिस्टम गोत्र सिस्टम है। हमारे देश में गोत्र व्यवस्था होती थी और वो गोत्र कॉमन होते हैं, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात और बंगाल। अगर आप देखोगे जो गोत्र गुजरातियों का है वही बंगालियों का है, जो कश्मीरियों का है वही आपके तमिलनाडु वालों का है। एक तो इससे यूनिटी आती। जो गोत्र ब्राह्मण का वही गोत्र क्षत्रिय का, वही गोत्र वैश्य का, वही गोत्र दलित का। मैं अपने बता देता हूं, मेरा गोत्र भारद्वाज है, मैं प्रयाग का रहने वाला हूं, ब्राह्मण हूं। अयोध्या के ठाकुरों का गोत्र भारद्वाज है। आपके मुजफ्फरनगर के आसपास, मेरठ के आसपास जाटों का गोत्र भारद्वाज है, और यमुनानगर में चले जाइए तो दलितों का गोत्र भारद्वाज है। तो जितने हमारे गोत्र थे, गौतम गोत्र, गर्ग गोत्र, कश्यप गोत्र, कश्यप को देख लीजिए, पूरे भारत में कहीं ब्राह्मण है, कहीं क्षत्रिय है, कहीं वैश्य है, कहीं दलित है। भारद्वाज को देख लीजिए, कहीं ब्राह्मण, कहीं क्षत्रिय, कहीं वैश्य, कहीं गर्ग, कहीं बनिए लिखते हैं, कहीं ब्राह्मण लिखते हैं, कहीं क्षत्रिय लिखते हैं। तो हमारा जो गोत्र व्यवस्था थी ये यूनिवर्सल व्यवस्था थी, हम उसको भूल चुके हैं। एक और फायदा है, अभी हम 10,000 जातियों और उपजातियों में बटे हुए हैं। अगर हम सब अपने गोत्र लगाना शुरू कर दें, जैसे हम भारद्वाज लगाना शुरू कर दें, आपका जो गोत्र हो आप लगाना शुरू कर दें, आप नहीं तो कम से कम अपने बच्चे का, जो आपका नेक्स्ट बच्चा है, जनरेशन है, उसका गोत्र लगाना शुरू कर दें। तो जैसे हम अपना गोत्र लगाना शुरू करेंगे तो टोटल गोत्र 100 से 125 होंगे।
ज्यादा ज्यादा 150 हो जाएंगे। तो अभी हम 10,000 जातियों उपजातियों में बटे हुए हैं, हम 100 गोत्रों में जुड़ जाएंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक नाम लोगों का अलग अलग होगा, लेकिन जो सरनेम होगा वो गोत्र होगा, गोत्र कामन होगा, सब जुड़ जाएंगे। भेद खत्म हो जाएगा, जातिवाद खत्म होगा, भाषावाद खत्म होगा, क्षेत्रवाद खत्म होगा, पंथवाद खत्म होगा, मजहबी उन्माद खत्म होगा गोत्र व्यवस्था लगाने से। और सबसे बड़ी बात, घर वापसी कराना बहुत आसान हो जाएगी। आज की डेट में जो लोग घर वापसी करना चाहते हैं उनके सामने यही है कि भैया मैं ब्राह्मण बनूं कि मैं क्षत्रिय बनूं कि मैं वैश्य बनूं कि मैं दलित बनूं। मेरे पास कई लोग आए, बोले जी हम तो घर वापसी करना चाहते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो हमारे पूर्वज यादव थे लेकिन हमें यादव अपना ही नहीं रहे। कानपुर के कुछ लोग आए, बोले जी हम तो ठाकुर थे, हम घर वापसी करना चाहते हैं हमारे, लेकिन यहाँ के लोकल ठाकुर ले ही नहीं रहे। हमारे पास जौनपुर के लोग आए, बोले जी हमारे पूर्वज तो ब्राह्मण थे, हम ब्राह्मण बनना चाहते हैं, यहाँ वाले ब्राह्मण विरोध कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों का, ब्राह्मण जाति के ऊपर तो कॉपीराइट हो सकता है, वैसे होना नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है। ठाकुरों का ठाकुर के ऊपर कॉपीराइट हो सकता है, ठीक है। बनियों का गुप्ता अग्रवाल के ऊपर कॉपीराइट हो सकता है, गोत्र के ऊपर किसी का कॉपीराइट नहीं। आप बताओ, भारद्वाज कोई लगाए, कोई किसी को रोक सकता है क्या? कश्यप लगाए, गौतम लगाए, दत्तात्रेय लगाए, सांडिल्य लगाए, वात्सायन लगाए, वत्स लगाए, अग्नि लगाए, अत्रेय लगाए, किसी का कॉपीराइट नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस भारत में गोत्र व्यवस्था शुरू करने की जरूरत है। अगर कास्ट सिस्टम खत्म करना है तो, कास्ट सिस्टम खत्म करना है तो, सामाजिक समरसता लानी है तो, ऐसी जो समस्याएं आप बता रही हैं इनको ठीक करना है तो, छुआछूत खत्म करना है तो गोत्र व्यवस्था लाना पड़ेगा, यही हम इसका समाधान। अच्छा, आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर वापसी करना चाहते हैं लेकिन वो ढूंढते रहते हैं कि फला हमें नहीं ले रहा है, फला हमें नहीं ले रहा है। जो लोग घर वापसी कर चुके हैं, जैसे अगर मैं सलीम का जिक्र करूं जो एक्स मुस्लिम है, उनका तो गला रेत कर उनको मारने की कोशिश की गई है। एक खतरा ये भी तो है, अब उस जिहादी सोच से कैसे बचे, ये टॉपिक अलग है, लेकिन मैं इसी में इसलिए इसको इन्वॉल्व करना चाह रही हूं क्योंकि आपने घर वापसी का जिक्र किया। अब देखिए, एक ऐसा शख्स जो उस मजहब से घूम कर आ गया है, उसकी कुरीतियों से सबको रूबरू करा रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच के नाम पर रामचरितमानस को लेकर कोई भी सवाल खड़े कर देता है, रामायण को लेकर खड़े कर देता है सवाल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना। हाँ, इधर वाले पक्ष को अगर कुछ बुरा लग गया तो रमजान जैसे पाक महीने में गला रेत देंगे। इस खतरे को कैसे रोके? चलिए, जाति का तो समझ में आ गया। इस खतरे का समाधान यही है कि आपको भारत में राम नीति लागू करना पड़ेगा। राम नीति है भय बिन होए न प्रीत, कृष्ण नीति है सठे साठिम समाचरित। भारत में अशांति है, अराजकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ राम मंदिर तो है लेकिन राम नीति नहीं है। भारत में अशांति अराजकता है क्योंकि यहाँ कृष्ण मंदिर तो है, कृष्ण नीति नहीं है। भारत में अशांति अराजकता है क्योंकि हमने अपना जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जुडिशियल सिस्टम था, रानी अहिल्याबाई होलकर का जुडिशियल सिस्टम था, या राजा विक्रमादित्य का जुडिशियल सिस्टम था, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम था, जैसे हमारे पूर्वज कहते थे, लोहा लोहे को काटता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ऐसे हमने एक सामान्य बातों में हम लोग सुनते रहते, हमने उस सिस्टम को लागू नहीं किया। लखनऊ के कमलेश तिवारी से उदयपुर के कन्हैया तेली तक मैं कन्हैया कमलेश से पीछे पीछे नहीं जाता हूं। वैसे तो हजारों लोगों की, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी लक्ष्मणानंद, हजारों लोगों की हत्या हो चुकी है। लेकिन आप देखिए कि अगर कमलेश तिवारी से कन्हैया लाल तक देख लिए तो हजारों लोगों की हत्या हो गई। किसी एक हत्यारों को फांसी हुई, किसी एक हत्यारे की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, किसी एक हत्यारे की नागरिकता खत्म हुई, किसी एक हत्यारे का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ। अरे जब आपका कानून घटिया है, आपका न्यायिक व्यवस्था ऐसी हो चुकी है कि सजाएं नहीं मिल रही है, मानवाधिकार मानव का होता है लेकिन आप दानवों को मानवाधिकार के नाम पे बचा रहे हैं कि फांसी देने से नहीं, फांसी कैसे दूं, अरे ये तो सुधर जाएगा, ये तो दोबारा हो जाएगा। हद हो गई। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में कोई किसी का गला काटने की हिम्मत क्यों नहीं करता? वहां तो हिंदू बहुत कम है, वहां के हिंदू क्यों सुरक्षित है? आपको जान के आश्चर्य होगा, लोग दिल्ली से दुबई पलायन कर रहे हैं। उनको लगता है दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली असुरक्षित है। मैं कई लोगों को जानता हूं जो यहां दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में पॉश एरिया में रहते थे, लुटियन एरिया में रहा करते थे, वो दुबई शिफ्ट हो चुके हैं। उनको लगता नहीं दिल्ली सुरक्षित नहीं है। ये बड़े शर्म की बात है बिल्कुल कि हम पूरी दुनिया, अच्छा हमारे सांसद विधायक पूरी दुनिया घूमते रहते, पता नहीं क्या करने आते हैं। मुझे लगता है केवल मौज मस्ती करके आते हैं। वहां जाके ये नहीं देखते कि भैया वहां जो चीजें ठीक है वो भारत में कैसे ठीक होंगी। क्या कारण है कि भारत में अपराध है, अराजकता है, गला काट दिया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्यों नहीं है? अब बार बार मनुस्मृति के पन्ने फाड़े जाते हैं, जबकि मनुस्मृति इस पृथ्वी का सबसे पहला कोडिफाइड लॉ है। जिन 10 देशों की नकल करके हमने संविधान बनाया हुआ है, उन 10 देशों ने मनुस्मृति को पढ़ के अपना संविधान बनाया हुआ है। मैं इस पे किसी से पब्लिक डिबेट करने के लिए तैयार हूं। हम आज जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं कि महिला पुरुष एक समान है। मनुस्मृति कह रहा महिला पुरुष एक समान नहीं है।
नारी तो नारायणी है, बोले वो नारी तो नारायणी है, वो समान थोड़ी हो सकती है, उसका तो दर्जा ऊपर रखा हुआ है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादप गरीयसी कहां लिखा हुआ है? यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, वो कहां लिखा हुआ है? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके कहां लिखा हुआ है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया कहां लिखा हुआ है? और हम अपने धार्मिक ग्रंथ का, मनुस्मृति को यहां फाड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दुनिया भर का। क्यों? ऐसे ही ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, रामायण में एक चौपाई है, तुलसीदास जी ने लिखा है। क्या उसका अर्थ का अनर्थ बना दिया और उस पर पन्ने फाड़े जा रहे हैं, रामायण फेंकेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप एक इसमें आप ये भी देखिए कितने हिंदू पर डे कन्वर्ट होते हैं। प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवार पर डे कन्वर्ट होते हैं। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो पर डे 10,000 हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं। एक पर डे 10,000 का मतलब साल में लगभग 40 लाख हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं। 40 लाख हिंदू कन्वर्ट हो जाते हैं। किसी हिंदू ने कन्वर्ट होने वाले हिंदू का गला काटा? भाई तू कहे हिंदू धर्म छोड़ के जा रहा है, किसी ने काटा? और जो लोग घर वापसी करना चाहते हैं उनका गला काटा जा रहा है। वसीम रिजवी के ऊपर हमला हुआ, सलीम के ऊपर हमला हुआ। तो धर्मांतरण जो कर रहे हैं, सनातन धर्म छोड़ के जा रहे हैं, उनके ऊपर हमला नहीं होता। जो वापस घर वापसी करने की कोशिश करते हैं उन पे हमला होता है, ताकि बाकी लोग ना कर पाए। और इसका समाधान समाज नहीं कर सकता। इसका समाधान शासक को करना पड़ेगा, शासन को करना पड़ेगा। जिन लोगों ने कन्हैया लाल को मारा, कश्मीर कन्हैया लाल को मारा, अगर 6 महीने के अंदर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके फांसी दे देते तो सलीम के ऊपर हमला नहीं होता। जिन लोगों ने कमलेश तिवारी को मारा था, 6 महीने के अंदर उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके फांसी दे देते तो कन्हैया लाल नहीं मरते। पर हमारे देश में तो ऐसे लोग छूट जाते हैं, बाकायदा जिनका वीडियो है, सबूत है, छूट गए। छूट इसलिए गए, हमने न झूठ बोलना अपराध घोषित किया, न झूठी शिकायत अपराध घोषित किया, न हमने झूठी जांच अपराध घोषित किया, और सबसे बड़ी बात, न झूठ पकड़ने के लिए हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया। मैं कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, भारत में 90% अपराध 1 साल के अंदर खत्म हो सकता है। 90% भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, 1 साल के अंदर खत्म हो सकता है। मैं नम्रता जी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बिल्कुल भारत में जितनी अराजकता है ये सब 1 साल के अंदर ठीक हो सकती है। घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, ये नशा तस्करी, मानव तस्करी, जो भी चल रहा है, जिहाद, आतंकवाद, किडनैपिंग, अपहरण, कितना अपहरण हो रहा है, कितनी हत्याएं हो रही हैं, ये 1 साल के अंदर ठीक हो सकती हैं। लेकिन ये तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से, तू चोर मैं सिपाही करने से नहीं होगा। ये होगा पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, इलेक्शन रिफॉर्म करने से। ये होगा जस्टिस विद इन ईयर लागू करने से। ये होगा झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाने से। ये होगा झूठ को गंभीर अपराध घोषित करने से। और नहीं तो फिर ठीक है, कभी वो मरेंगे, कभी वो मरेंगे, कभी वो मरेंगे, चर्चा हो जाएगी, लेकिन मरना नहीं रुकेगा। मतलब ये हम मोटे मोटे तौर पर उसी तरीके से समझ सकते हैं जैसे किसी घर में अगर माँ बाप स्ट्रिक्ट हैं, बच्चे को ये खौफ होगा कि मैं चाहे कुछ भी करके आऊं, घर में बात नहीं आनी चाहिए वरना मैं पिटूंगा, मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे। एक डर होना चाहिए, जो पहले के माँ बाप अपने बच्चों में क्रिएट करते थे। बिल्कुल। और पहले इसीलिए ये डिप्रेशन जैसी चीजें, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमारे गांव में तो किसी को पता भी नहीं है डिप्रेशन जैसा कुछ होता है। आप शहरों में देखिए, हर दूसरा आदमी एंजाइटी, डिप्रेशन। गांव में एक अलग ही माहौल होता है आज भी। मैं तो बड़े बड़े बच्चों को भी देखती हूं, माँ बाप का डर है। बिल्कुल डर है। अच्छा, आपने जिक्र किया कि मैं आपको ऐड कर दूं, हाँ। गांव में ज्यादातर इसलिए दो दरवाजा बनवाया जाता है, एक फ्रंट से एक बैक से बनवाया जाता है कि कुछ करके आए तो पीछे वाले दरवाजे से आ जाए। नहीं, मतलब माँ बाप का इतना खौफ है बच्चों में आज भी। बच्चे जवान हो गए, उनकी शादियां हो गई, लेकिन उन्हें डर है कि पिता कभी भी उन्हें तोड़ सकता है, पीट सकता है। नहीं, आज भी अगर पिता बैठे हैं तो बेटा बैठता नहीं। बिल्कुल, ये रिस्पेक्टफुली, जबकि वो खुद भी बाप बन चुका है, तब भी नहीं बैठता। ये कड़वी सच्चाई है। नहीं, ये सच है। लेकिन अच्छा, अब आते हैं, आपने जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो खत्म हो जाएंगे अगर जो चीजें आप कह रहे हैं उनमें रिफॉर्म हो जाए। अपहरण का भी आपने इनमें जिक्र किया। मैं महाराष्ट्र का जिक्र करना चाहूंगी। एक आंकड़ा आया है, बाकायदा विधानसभा में रखा गया, कोई हवाई आंकड़ा नहीं है। लगभग 93,940 महिलाएं लापता हो रही हैं। इनमें से ज्यादातर नाबालिग है। ये इतने बड़े पैमाने पर सोचिए, लड़कियां, और एक बार ये आपने और मैंने डिस्कस भी किया था कि पर डे ना जाने कितनी लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है, कितनी लड़कियां लापता हो रही हैं, उनका पता नहीं लगता वो कहां जा रही हैं। इसके पीछे का क्या कारण? भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। 5 लाख पूरे भारत में? पूरे भारत में। आपने महाराष्ट्र का 1 लाख बताया, मैं पूरे भारत का बता रहा हूं। हर साल 5 लाख। 5 लाख में से लगभग 1.5 लाख पुलिस के प्रयास के बाद और एफर्ट करने के बाद मिल जाती हैं।
3.5 लाख पता ही नहीं चल रहा है। 3.5 लाख नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब कि पर डे 1000 बेटियां नहीं गायब हो रही हैं, नहीं पता चल पा रहा है। ये जो अपहरण होता है, किडनैपिंग होती है, 2 काम के लिए होता है। एक होता है भीख मंगवाने के लिए, दूसरा होता है धर्मांतरण करने के लिए। इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट में केस आज भी चल रहा है। बिहार, झारखंड, असम, गुजरात और बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, बंगाल और उड़ीसा, इन 5 राज्यों के 75,000 बच्चे गायब हो गए और वो बच्चे कहीं मिले ही नहीं। फिर बाद में पता चला ये सारे बच्चे केरल में हैं। केरल के यतीम खानों में, केरल के मदरसों में पाए गए। उनका खतना हो चुका था, उनका धर्मांतरण हो चुका था। उसके बाद एक PIL फाइल हुई केरल हाई कोर्ट में। केरल हाई कोर्ट ने जब CBI जांच का ऑर्डर दिया, तब पता चला ये जो 5 राज्यों के बच्चे किडनैप किए गए थे, वो तो कन्वर्ट करने के लिए किए गए थे। उस हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच को रोका नहीं, तो कम से कम जांच हुई। फिर ये समझ में आया। ये कड़वी सच्चाई है। आपको सड़कों पे जितने भीख मांगने वाले बच्चे मिलते हैं, ये उनके खुद के बच्चे नहीं होते, ये किडनैप्ड बच्चे होते हैं। किसी न किसी उनको किडनैप करके रखा जाता है। चाहे वो आपके हरिद्वार में देख लीजिए, किसी भी धार्मिक स्थान पे, हरिद्वार में देख लीजिए, नासिक में देख लीजिए, प्रयाग में देख लीजिए, वो जो बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं मंदिर के सामने पट्टी उट्टी बांध के करके, वो सारे के सारे बच्चे, ज्यादातर उसमें बच्चे किडनैप किए हुए बच्चे हुए हैं। कई सारे तो ऐसे भी हैं, यहाँ बिजनौर वगैरह के बच्चे गायब हुए थे, जो पता चला उनका ना किसी की उंगली काट दिया था, किसी का हाथ काट दिया था, किसी की एक आंख में खराब कर दिया था दवा डाल डाल के, कि जिससे ये जिंदगी भर कभी वापस जा ही ना पाए और यहीं भीख मांगते रहे। ये कड़वी सच्चाई है। तो भारत में ये जो लफ्ज़हात चल रहा है, भारत में जो अपहरण हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि बात फिर वही आ गई, नियम कानून हमारा घटिया है, नियम कानून हमारा सड़ा हुआ है। मैं तो कहता हूं किसी चौराहे से 10 भीख मांगने वाले को पकड़ के उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लो और उनसे पूछ लो कि तेरे कितने बच्चे तुम्हारे हैं और कितने बच्चे ये बाहर के आए हुए। अब अपने आप पता चल जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा। और ऐसे ही ये जितना किडनैपिंग हो रहा है, हो क्या रहा है कि हमारा सिस्टम क्या चल रहा है कि अगर मान लो कोई पकड़ा गया, फिर हम उससे पूछताछ करेंगे। अब जो किडनैप करने वाला, इतना बड़ा गिरोह चलाने वाला है, वो आपको सच तो बताएगा नहीं। और आज की डेट में अगर पुलिस उसको पीट दे तो मानवाधिकार की बात हो जाती है, ह्यूमन राइट की बात हो जाती है। उसके वकील तो अगले दिन मेडिकल करा के कोर्ट में कहेंगे साहब देखो ये तो रात को इसको पुलिस ले गई है और रात भर थाने में पीटी है। कई बार कोर्ट उसको देती है 5 दिन 6 दिन के लिए देती है, भाई जाओ पूछताछ करो। लेकिन पूछताछ में भी एक कंडीशन है कि जैसे आप पुलिस ले जा रही है वैसे पुलिस ले आए, यानी उसको थप्पड़ भी ना मारे। अरे जब कुछ मारेगी नहीं तो थाने में बैठाने सच बोल देगा क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, पहले तो कम से कम इतना था कि पुलिस थाने में लाती थी, रात में उल्टा टांग देती थी, आधे घंटे घंटे टांगती थी, कई बार मारती भी थी, टॉर्चर भी करती थी, सच उगलवा लेती थी। अब तो वो सिस्टम रहा नहीं। अब तो ह्यूमन राइट की बात हो गई, मानवाधिकार की बात हो गई, एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। दूसरा, लफ्ज़हात के केस में 90% केस तो रिपोर्ट नहीं होते। मैं महाराष्ट्र गया था, मैं कोल्हापुर गया था, वहां पे एक रिटायर्ड सैनिक आया, उसकी 2 बेटियां थी, दोनों लफ्ज़हात में ट्रैप हो गई थी। बाद में उसने PIL फाइल किया था मुंबई हाई कोर्ट में। उसके बेटा था नहीं, 2 बेटियां दोनों ट्रैप हो गई। आर्मी सेना का जवान था वो। हमारा जुडिशियल सिस्टम ऐसा है कि इसमें मां बाप चाह के भी FIR नहीं लिखवा रहे हैं। जो लफ्ज़हात की पीड़िताएं हैं वो भी नहीं लिखवा रही। क्यों नहीं? बदनामी के डर से। दूसरा, इस 20-30 साल मुकदमे जो चलता है इसके कारण। भोपाल में एक लड़के ने 55 लड़कियों को ट्रैप किया। एक लड़के ने 55 लड़कियों को ट्रैप किया। मैंने वहां के पुलिस के लोगों से बात किया कि FIR क्यों नहीं हो रही है। बोले साहब 55 के 55 हमने पेरेंट्स से बात किया, कोई FIR करने के लिए तैयार नहीं है। हम क्यों FIR करने के लिए तैयार नहीं है? बोले वो पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि हमारी बेटी ऑलरेडी 22-23 साल की है, आज मैं FIR करवाऊंगा तो पहले तो 2 साल जांच चलेगी, 2 साल जांच चलेगी, उसके बाद 10 साल आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चलेगा। और अभी तो केवल कुछ चंद लोग जानते हैं कि हमारी बेटी लफ्ज़हात में शिकार हो गई है। वहां कोर्ट में तो वकील कुछ भी पूछेगा, कहां हाथ लगाया, कहां पहली बार तुमसे मिला, कहां तुम्हें बुलाया, कहां तुम्हें नाश्ता कराया, तो तुमने मना क्यों नहीं किया। भाई फिर तो जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है ना कोर्ट में, उसमें तो जो सामने वाला वकील है, जो डिफेंस लॉयर है, वो कुछ भी सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र है। कहां तुम्हें लेके गया तो तुमने मना, मतलब कुछ भी पूछेगा। तो बोले साहब ये बताओ, हमारी लड़की की जिंदगी भर हमारे घर में रहेगी क्या? हमें तो इसका घर बसाना है ना। तो घर बसाने से
के डर, मतलब घर बसाने के लिए, ये करने कौन के शादी लिए करेगा? कौन शादी करेगा। बोले साहब अभी तो किसी को नहीं पता, अभी तो हम कहीं और शादी कर देंगे। घटना भोपाल की हुई है, मैं कहीं जयपुर में शादी कर दूंगा, हरियाणा में शादी कर दूंगा। लेकिन जब ये मामला कोर्ट में चलेगा और 10-20 साल चलेगा, आप देखिए जयपुर वाला जो कांड हुआ था, मेयो कॉलेज, जयपुर का सबसे फेमस मेयो कॉलेज, जहां आईएएस आईपीएस जजेस, बड़े बड़े मारवाड़ी, अग्रवाल, माहेश्वरी, बड़े बिजनेसमैन की बेटियां पढ़ती थी। 1,500 लड़कियों को उन्होंने ट्रैप कर लिया। 1,500 लड़कियों में से मुश्किल से 150 सामने आई अपनी शिकायत दर्ज कराने, और उनको भी जो है सजा कब मिली है? 35 साल के बाद मिली है। जब सजा मिली है तो उसमें ज्यादातर लड़कियां दादी बन चुकी थी, नानी बन चुकी थी। ऐसा सड़ा हुआ जुडिशियल सिस्टम लेके, ऐसे सड़े हुए कानून लेके आप देश को सुरक्षित नहीं बना सकते। इस देश में आप सारे विकास कर लीजिए, एयरपोर्ट बना लीजिए, हाईवे बना लीजिए, एक्सप्रेसवे बना लीजिए, सब कर लीजिए, लेकिन देश हाईवे बनाने से सुरक्षित नहीं होता। लोगों में जो डर है, जो बना हुआ है कि मेरी बेटी जा रही है, पता नहीं क्या हो जाएगा, आज की डेट में सब डरे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज की डेट में नम्रता जी, जो लोग थोड़े से समझदार हैं ना, इतने खौफ में रह रहे हैं कि मेरी बेटी कॉलेज जा रही है, पता नहीं कैसे लफ्ज हाथ में ट्रैप हो कॉलेज की बात कर रहे हैं। जो लड़कियां जॉब कर रही हैं, जिन्हें हम इंडिपेंडेंट कैटेगराइज कर देते हैं, उनके पेरेंट्स डरते हैं कि सुबह गई तो है, शाम तक ठीक ठाक आ जाएगी, नहीं कहीं फंसेगी तो नहीं। दो चीजों से लोग डरे हुए हैं, एक लफ्जहा से डरे हुए हैं, दूसरा ड्रग से डरे हुए हैं। हर माँ बाप इस बात से परेशान है कि मैं अपने बेटे को भेज रहा हूं कॉलेज, या बेटी को कॉलेज भेज रहा हूं, कहीं ये ड्रग एडिक्ट ना हो जाए। और ये ड्रग का कारोबार चल रहा है, ये जो किडनैपिंग का कारोबार चल रहा है, जो ये लफ्जहात चल रहा है, ये तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से ठीक नहीं। स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत। स्ट्रिक्ट एक्शन। भय बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में न लफ्जहाद होता है, न वहां ड्रग कारोबार होता है। सिंगापुर में न लफ्जहाद होता है, न ड्रग कारोबार होता है। जापान में न लफ्जहाद है, न ड्रग कारोबार है। क्यों? भय है, कानून का खौफ है। आज किया, 2 महीने 3 महीने के अंदर सजा हो जाएगी, 4 महीने में सजा हो जाएगी। जब तक वो नहीं पैदा करेंगे, हम लाख पूरा विकास कर लें, हम अग्नियान, मंगलयान, सूर्ययान, चंद्रयान बना लें, हम राफेल ले लें, हम ब्रह्मोस ले लें, सब कुछ कर लें, लेकिन जो माँ बाप डरा हुआ है इस समय ना, उसका समाधान इससे नहीं होगा। उसका समाधान केवल और केवल पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जस्टिस विद इन ईयर से होगा, कानून का खौफ पैदा करने से होगा। जब हम जिक्र कर रहे हैं सर जिहाद का, या जिहादी सोच का, या लव जिहाद का, तो फिर जिक्र कर लेते हैं उत्तराखंड का, जहां पर आईएमए के बिल्कुल बराबर में एक बड़ी मुस्लिम यूनिवर्सिटी खड़ी की जा रही थी। अब जाकर सरकार ने रोक लगाई है, एक्शन लिया जा रहा है। पता नहीं पिछली सरकारों ने क्या बसाया है, कैसे मदनी का जिक्र आया, वो खबर आपने सुनी होगी। पूरी की पूरी जमीन दे दी। मतलब जहां पर मिलिट्री की एकेडमी है, वहां पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? किसी भी मजहब से जुड़ी हुई यूनिवर्सिटी का वहां मतलब क्या है? भारत कितनी बड़ी साजिश है। भारत के संविधान की गलत व्याख्या हो रही पिछले 75 वर्षों से। मैंने इसमें पीआईएल फाइल किया हुआ है। भारत का संविधान न अल्पसंख्यक आयोग बनाने का अधिकार देता है। भारत का संविधान कहता है न मजहब के आधार पर नियम कानून होना चाहिए, न मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल होना चाहिए। भारत का संविधान कहता है न मजहब के आधार पर लोन वजीफा होना चाहिए। भारत का संविधान कहता है न मजहब के आधार पर मदरसा खुलना चाहिए, न मजहब के आधार पर स्कूल खुलना चाहिए, मजहब के आधार पर कॉलेज खुलना चाहिए, न मजहब के आधार पर यूनिवर्सिटी खुलना चाहिए। सब कानून कहता है, ये भारत का संविधान कहता है। फिर भी है, लेकिन सब कुछ चल रहा है। मदरसा चल रहा है, स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, यूनिवर्सिटी बन रही है। इसके पहले एक और यूनिवर्सिटी फरीदाबाद वाली, जहां अल्फला डॉक्टर पकड़े गए थे, और ये पकड़ी जा रही है। इसका समाधान केवल और केवल है इस माइनॉरिटी मेजॉरिटी के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया जाए, और या तो माइनॉरिटी डिफाइन किया जाए। माइनॉरिटी की यूनिट नम्रता जी 1 या 2%, 1%। सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को माइनॉरिटी कह रहे हैं। या आप ऐसे कहिए, माइनॉरिटी की यूनिट 100 हो सकती है, कुछ 100, या माइनॉरिटी की यूनिट 1000 हो सकती है, करोड़, कुछ 1000, या माइनॉरिटी की यूनिट लाख हो सकती है, कुछ लाख। माइनॉरिटी की यूनिट 1 करोड़ नहीं हो सकती। भैया 1 करोड़ है फिर भी माइनॉरिटी, 2 करोड़ है फिर भी माइनॉरिटी, 10 करोड़ है फिर भी माइनॉरिटी। ये तो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संविधान की शपथ लेने वाले केवल और केवल तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी कर रहे हैं। संविधान की शपथ लेने वाले संविधान निर्माताओं की बहस को पढ़ ही नहीं रहे। संविधान की शपथ लेने वाले संविधान किस लिए क्या कह रहा है? आर्टिकल 30 कहता है कि जो भारत में भाषाई अल्पसंख्यक हैं, जो भारत में मजहबी अल्पसंख्यक हैं, वो स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकते हैं, लॉ कॉलेज खोल सकते हैं, मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं, मजहबी नहीं खोल सकते। लेकिन उसमें भी फिर लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक है कौन? अरे अल्पसंख्यक यहां यहूदी हो सकता है, अल्पसंख्यक बहाई हो सकता है, अल्पसंख्यक पारसी हो सकता है, हिंदू
जैन, बौद्ध, सिख तो हिंदू ही हैं, वो अल्पसंख्यक हो नहीं सकते। मुस्लिम की संख्या करोड़ों में है, वो अल्पसंख्यक हो नहीं सकती। क्रिश्चियन अल्पसंख्यक हो नहीं सकते, क्योंकि ये यूएन की एक डिफिनीशन है कि रूल करने वाला शासक जो कम्युनिटी होती है, रूलिंग कम्युनिटी, कभी अल्पसंख्यक नहीं हो सकती। तो क्रिश्चियन ने यहां रूल किया हुआ है, इसलिए वो अल्पसंख्यक नहीं हो सकते। मुस्लिम ने यहां रूल किया हुआ है, इसलिए मुस्लिम ही जो कम्युनिटी एक बार रूल कर चुकी है ना, वो कभी वो अल्पसंख्यक नहीं हो सकती है। अच्छा। अल्पसंख्यक का मतलब होता है, जो यूएन की डिफिनीशन है, any group or community which is socially, economically, politically non-dominant and inferior in population less than 1%। ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जिसका कोई सामाजिक वजूद ना हो, किसका आर्थिक वजूद ना हो, मतलब ऐसे कहीं आदिवासी बेल्ट में कहीं पड़े रहते हो, पैसा वैसा उनके पास ना हो, न सामाजिक वजूद हो, न आर्थिक वजूद हो, न उनका कोई धार्मिक वजूद हो, न उनका कोई राजनीतिक वजूद हो, पॉलिटिकल वजूद भी नहीं होना चाहिए, और 1% से कम हो, उसको अल्पसंख्यक कहते हैं। अरे क्रिश्चियन की तो यहां कई राज्यों में सरकार चल रही है। आपकी नागालैंड में किसकी सरकार है? मिजोरम में किसकी सरकार है? मेघालय में किसकी सरकार है? आप देखो कितने यहां पे कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं। मुस्लिम्स तो आज की डेट में 1/3 लोकसभा क्षेत्र में डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। वो खुद जीत पाए चाहे ना जीत पाए, लेकिन डिसाइड वो करते हैं जीतेगा। किंग मेकर की भूमिका है। मुस्लिम आज की डेट में 1/3 लोकसभा क्षेत्रों में, और 1/3 विधानसभा क्षेत्रों में, और 1/3 म्युनिसिपल वार्डों में, और 1/3 गांव में डिसाइड कर रहे हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। वो खुद भले ना जीत पाए, वो माइनॉरिटी बने हुए। तो इस देश में वो कहते नहीं बाकी सब हो रहा है, लेकिन देश कैसे सुरक्षित होगा, सामाजिक समरसता कैसे आएगी, अराजकता कैसे रुकेगी, अलगाववाद, आतंकवाद, जिहाद कैसे खत्म होगा, भाई सबको पता है कि पूरी दुनिया में जहां मदरसा है वहां अशांति है। पूरी दुनिया में आप सोमालिया से उठा लीजिए, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, जहां उठा के देख लीजिए, जहां मदरसा है वहां अशांति है। फिर भी भारत में मदरसों को छूट दिया हुआ है। मुगल 1000 मदरसा खोल के गए थे, यहां 3 लाख मदरसे खुल गए पिछले 75 साल में। मतलब मुगलों से ज्यादा हमारे वालों ने खुलवा दिया। अंग्रेज यहां 1000 मिशनरी स्कूल खोल गए थे, अभी 3.5 लाख पहुंचा दिए। यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। और किसके नाम पे? आर्टिकल 30 के नाम पे। मैंने इसलिए आर्टिकल 30 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है। अच्छा। कि साहब और हमने ये भी कहा है कि अब तक माइनॉरिटी के ऊपर जो फैसले आ रहे हैं वो संविधान की ठीक से व्याख्या नहीं है। अल्पसंख्यक के ऊपर 3 जजों का फैसला आ चुका है, 5 जजों का फैसला आ चुका है, 7 जजों का फैसला आ चुका है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले में 7 जज का फैसला आया, लेकिन आज तक कभी माइनॉरिटी के डिफिनीशन पे चर्चा नहीं हुई। अलीगढ़ को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया, लेकिन व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ माइनॉरिटी, हाउ टू आइडेंटिफाई माइनॉरिटी, स्टेट लेवल पे माइनॉरिटी ढूंढेंगे कि नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी ढूंढेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माइनॉरिटी ढूंढेंगे, और फिर माइनॉरिटी ढूंढने की जरूरत क्या है जब सेकुलर शब्द ही जोड़ दिया। भाई 1976 में जब सेकुलर शब्द जोड़ दिया, फिर आप ढूंढ क्यों रहे? फिर ढूंढ क्यों रहे? अरे जब सेकुलर नहीं था तो फिर भी चलो समझ में आ रहा था माइनॉरिटी मेजॉरिटी। अब तो भारत सेकुलर हो चुका है, अब भारत हिंदू राष्ट्र तो रहा नहीं है। जब हिंदू राष्ट्र नहीं है फिर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कॉन्सेप्ट किस लिए चाहिए? मुझे लगता है इसको खत्म करने की जरूरत है। ये जहर का काम कर रहा है, ये नासूर का काम कर रहा है। और एक बात मैं आपको कह दूं, लोगों को आज बहुत अच्छी चीजें दिख रही हैं, लेकिन मुझे तो 25 साल के बाद बहुत गलत चीजें दिख रही हैं। मैं चाहता हूं कि जो मुझे दिख रहा है वो न हो। मैं चाहता हूं जो मुझे दिख रहा है उसका वो दिन ना आए। मैं चाहता हूं कि जो मैं सोच रहा हूं वो गलत हो जाए। मैं अपनी सोच को गलत साबित करना चाहता हूं, लेकिन वो सोच मैं गलत कर नहीं पा रहा हूं। मेरी जो कैलकुलेशन है वो बहुत गलत दिशा में जा रही है। नशे के कारण पूरी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठी आ चुके हैं। प्रतिदिन 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और नम्रता जी, मैं तो कहता हूं किसी भी व्यक्ति को, हमारी बात पे मत जाओ, अपने लोकसभा क्षेत्र की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लो। हमारी बातों पे मत जाओ। अपने विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लो। अपने म्युनिसिपल वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लो। अपने गांव की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लो। फिर आपको समझ में आएगा कि आपके गांव की डेमोग्राफी कैसे बदली है, आपके वार्ड की डेमोग्राफी कैसे बदल रही है, आपके विधानसभा की डेमोग्राफी कैसे बदल रही है, आपके जिले की कैसे। और ये अराजकता की तरफ जा रहा है। अगर इस पे तत्काल नियम कानून नहीं बनाए, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं,
अरे हम दो हमारे दो नहीं तो हम दो हमारे तीन सही, लेकिन तीन के ऊपर तो रोको। ये जो 14, 15, 18 हो रहे हैं इनको तो रोको। जमीन हमारे पास मात्र 2% है, जनसंख्या हमारी 20% हो चुकी है दुनिया की। इसका मतलब क्या हुआ कि चारपाई हमारे पास 2 है और सोने वाले हमारे पास 20 है। अशांति फैलेगी कि नहीं फैलेगी आप बताइए? बिल्कुल। हमारे पास पानी मात्र 4% है दुनिया का और जनसंख्या हमारी 20% हो गई। इसका मतलब हमारे पास पानी 4 गिलास है और पीने वाले 20 खड़े हुए, आपस में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे आप बताइए? सरकार जब तक 2 करोड़ रोजगार जनरेट कर पाती, सरकारी नौकरी में तो है ही नहीं है, टोटल प्राइवेट के जरिए, जब तक 2 करोड़ रोजगार जनरेट होता है 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनवा के देती है, जहां झुग्गी वहीं मकान इनके उनके, तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। आप बताइए, कोई सभी राज्य सरकारें मुफ्त में मकान देकर रही हैं, कहीं झुग्गी कम हो रही है? जब तक 2 करोड़ घर बनता 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। हम अराजकता की तरफ जा रहे हैं। जहां जमीन पे 40 फीट नीचे पानी मिलता था, बढ़िया पीने वाला पानी, आज वहां 200 फीट नीचे भी पानी नहीं मिल रहा है। आरओ लगाना पड़ रहा है, शुद्ध पानी खत्म हो रहा है। आज की डेट में भारत में 10 तरीके का पोल्यूशन चल रहा है। एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, प्लास्टिक पोल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन। 10 तरीके के पोल्यूशन के कारण हर साल 10 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। टीबी से, कैंसर से, डायबिटीज से, कोलेस्ट्रॉल से, इससे उससे। और ये जो 10 लाख लोगों की अकाल मौत पोल्यूशन के कारण हो रही है, उसका मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। 2 लाख लोगों की हर साल अकाल मौत हो रही है कुपोषण के कारण, उनको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उसका मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। 2 लाख लोगों की रोड एक्सीडेंट से मौत हो रही है। भारत में हर साल 25 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। और इस अकाल मौत का अगर आप रूट काज एनालिसिस करिए तो रूट काज है जनसंख्या विस्फोट। ना हमारे पास जमीन है, ना हमारे पास पानी है, ना लोगों को शुद्ध दूध मिल पा रहा, ना शुद्ध हवा। दिल्ली में तो हवा आप सोचो ना, AQI 50 होना चाहिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 50 होना चाहिए। दिल्ली में 300 के नीचे तो कभी जाता है नहीं, और दिवाली के आसपास तो 400 चला जाता है। आज की डेट में सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। कैसे कैंसर से बीमार ये जितना आप देख रहे हैं ना आजकल, कि वो जा रहे थे जिम में, जा रहे थे और मर गए, एक अटैक आया। खूब सुन रही है ना आप, कि यहां जा रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे, एकाएक गिर गए, मर गए, यहां गए। कभी पहले होता था, 15-20 साल पहले कभी नहीं हो रहा था। ये सब पोल्यूशन का कारण है। इस पे कोई चर्चा करने को और पोल्यूशन का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या। आप जरा सोचिए, जमीन है नहीं हमारे पास, जनसंख्या बढ़ गई है, तो किसान क्या कर रहा है? खाद जो पहले 5 किलो डालता था 1 बीघे में, अब 10 किलो खाद डाल रहा है। अभी पंजाब में तो उस 1 बीघे में 50 किलो खाद पड़ने हो गई। तो जब खाद के दम पे फसल पैदा होगी तो क्या खाएंगे और क्या, वो फसल जहरीली होगी, बिल्कुल बिल्कुल, वो कैंसरस होगी, उससे डायबिटीज होगा, उससे हार्ट अटैक आएगा, उससे किडनी फेलियर होगी, उससे नपुंसकता बढ़ेगी, उससे बांझपन बढ़ेगा, ये बीमारियां पैदा होंगी। उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही कि इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का हमारे उस पर असर क्या हो रहा है। भाई, जब घास जहरीली है तो वो घास जब गाय खाएगी तो वो जो दूध होगा वो भी जहरीला होगा। ठीक है, तो न शुद्ध फल मिल रहा है, न शुद्ध दूध मिल रहा है, न शुद्ध हवा मिल रही है, न शुद्ध सब्जी मिल पा रही है, कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद इसके ऊपर चर्चा करने के बाद वही तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, फलानेवाद। आम जनता इन सही चीजों के ऊपर न ध्यान दे पा रही है, और नेता आम जनता को इन सही चीजों पर ध्यान देने नहीं दे रहे हैं। बस उनको दाएं बाएं घुमाए हुए हैं, जाति का जहर घोल रहे हैं, भाषा का जहर घोल रहे हैं, क्षेत्र का जहर घोल रहे हैं, अगड़े पिछड़े का जहर घोल रहे हैं। कभी ये कानून, कभी वो कानून, कभी ऐसी, कभी जो धरातल की चीज है उसके ऊपर तो चर्चा नहीं हो रही। तो समझे आप, रूट कॉज क्या है, असली मुद्दे क्या है। जातियों में बंटने से बहुत ज्यादा बेटर है कि आप रूट कॉज को पकड़े। और जो बातें इस पूरे इंटरव्यू में हमने अश्वनी उपाध्याय द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है, कितना आप उन्हें सकारात्मक तौर पर ले रहे हैं, कितने आप सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो बहुत दिन बाद आप आए हैं और बहुत सारी ऐसी बातें और बहुत सारी ऐसी चर्चा हमने की जो देश में इस वक्त हाल फिलहाल के मुद्दे हैं और जिन पर सबका ध्यान जाना चाहिए था। ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपडेट्स के लिए NMF न्यूज देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।